सबसे पहले नमस्कार साथियों, आप लोगों को सभी को। आप लोग इस वेबिनार में ज्वाइन किए हैं, तो मैं आप लोग को पहले तो धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि हमारा आज का एक टॉपिक है, और ऐसा टॉपिक है जो अनटच टॉपिक है। और और इस टॉपिक में अगर हम आप देखेंगे देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, बट डिस्कशन किस चीज़ पे होता है कि हमारा जो है सर्दियों के टाइम पे दूध तो बढ़ गया, लेकिन गोबर बहुत पतला आ रहा है। और साथ ही साथ ये सुनने में आता है कि दूध की जो क्वालिटी है, फैट है, एसएनएफ है, ये ड्रॉप होता है। तो मैंने सोचा, जब मैं इस प्रेजेंटेशन के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि एक ऐसा टॉपिक लिया जाए सर्दियों के लिए जो न्यूट्रिशनली कैसे हम लोग, क्योंकि मैं एक एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और अगर मैं डेयरी की बात करूँ तो डेयरी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर साल जो है विंटर में, सर्दियों के टाइम पे हम देखते हैं कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है हमारे डेयरी फार्मर्स का, वो करीब करीब, एक डाटा के तहत अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 15 से 20% जो है ये गिर जाता है। और अगर साथ ही साथ कोई बीमारी अगर है तो उस बीमारी उसके साथ कोलेबरेट कर लेती है, और उसमें जो दूध गिरने की जो दर है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। दूध तो गिरता ही है, साथ ही साथ अगर हम आप ये देखेंगे कि फैट और एसएनएफ में भी काफी जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ ही साथ, क्योंकि सर्दियों का जो समय होता है उसमें आपने देखा होगा कि ज्यादातर उत्तर भारत में हमारे यहाँ एक इस समय एक ट्रांजिशन का भी टाइम चलता है, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा होता है, जो लाइफ साइकिल सेगमेंट में एक महत्वपूर्ण जो है सेगमेंट है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिशन का जो समय होता है उसमें जब गाय काविंग होती है, काविंग के बाद हमें उम्मीद होती है कि हमारी जो गाय है अच्छा जो है दूध भी देगी, और एक हुस पुस जो है एक हमें काफ मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि इस सर्दी इतनी ज्यादा हो जाती है कि सर्दियों की वजह से उल्टा दूध बढ़ने की बजाय दूध जो है घटने लगता है। और हम इसको बीमारी नहीं बोल सकते। हम पूरा का पूरा फोकस ये करते हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ी है, इसी वजह से दूध जो है ड्रॉप हो गया। बट अगर हम कुछ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करें और कुछ न्यूट्रिशनल इंटरवेन करें, तो उसके द्वारा जो है हम अपने इस सर्दियों में जो गिरावट है दूध की, और जो फैट एसएनएफ में जो कमी देखी जाती है, इवन जो कंसेप्शन की जो समस्याएं आती हैं, इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर मनीष पाठक, एज अ डेयरी न्यूट्रिशनिस्ट, जो मेरा अनुभव कहता है पिछले कई वर्षों से, जो मैंने अपने डेयरी फार्मर्स के साथ वर्कआउट किया थ्रू आउट इंडिया, और साथ ही साथ जो हमारे फीड मिलर्स के साथ मैंने वर्क किया, काम किया, और साथ ही जो मेरे साथी वेटनेरियंस हैं, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके साथ जो मैंने काम करके देखा कि अगर हम सर्दियों में न्यूट्रिशनल इंटरवीन करें, न्यूट्रिशन के द्वारा अगर पशु को सही तरीके से देखें, तो हम एक एक गेम चेंजर साबित हो सकता है सर्दियों के टाइम पे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन से आपको पता है कि आप हर बार ये सुनते होंगे कि जो न्यूट्रिशन है वो 60 से 70% जो है, हमारा जो पशु, अगर हम एक 100 रुपीज एक पशु के ऊपर खर्च करते हैं, तो 100 रुपए में से 60 से 70 रुपए जो खर्चा आता है उसके न्यूट्रिशन के ऊपर आता है। तो न्यूट्रिशन का पूरा फोकस रहेगा इस वेबिनार में, इस जो आज का जो सेशन होगा, जिसमें हम जानेंगे कि दूध को कैसे रोका जाए। अपने कुछ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के द्वारा हम जानेंगे कि दूध की जो दूध का नुकसान हो रहा है उसको हम लोग कैसे रोक पाए। और साथ ही साथ जो हमारा पशु जो एक स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि ये भी एक तरह का स्ट्रेस है, सर्दी हो रही है, सर्दी में एक तरह का स्ट्रेस है, और हमारा पशु जो है वो एक स्ट्रेस से गुजर रहा है, और दूध की गिरावट देखी जा रही है, कंसेप्शन का नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ जो पैरामीटर्स हैं, मिल्क, फैट, एसएनएफ, ये सारी ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है। तो अगर मैं ये सोचूं कि एक डेयरी फार्मर के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जो उनके लिए एक्शनेबल हो, वो एक्शन ले सकें, कुछ वर्क कर सकें उसके ऊपर इस वेबिनार से। और साथ ही साथ अगर मैं एक वेटनरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो एक उनके लिए एक हेल्पफुल ही होगा कि एक साइंस बेस्ड क्लैरिटी, क्योंकि इस पे हमारे पास पेपर्स बहुत हैं, बहुत से पेपर्स हैं, बहुत से कार्य हुए हैं बहुत, लेकिन प्रैक्टिकल जो चाहिए वो हमारे पास अभी भी उस तरह का डाटा अवेलेबल नहीं है विंटर मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि हमने बहुत आर्टिकल पढ़े, बहुत से जर्नल्स हमारे पास हैं, बट अगर हम ये सोचें कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन के थ्रू हम लोग जो सर्दियों में जो गायों में समस्या आती है उसको दूर कर पाए, तो ऐसा कुछ भी बहुत ऑथेंटिक नहीं है। साथ ही साथ फीड मिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, क्योंकि हमारे यहाँ कैटल फीड जो है, आप देखते हैं कैटल फीड बनता है बहुत, करीब करीब 13 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास हम कंपाउंड फीड आज के समय में बना रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तो
उनको भी समझना है कि अब समय आ गया है कि जो सर्दियों का समय होता है, हम जब भी हमारे पास कोई डेयरी फार्मर आता है तो हमसे बोलता है कि सर्दियों के हिसाब से एक फीड बना दो। तो अब सर्दियों के हिसाब से फीड कैसे बनता है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके हम दे देते हैं, लेकिन खाली फीड्स बनाने से नहीं होता है, हमें डाइट के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और एक डाइट ही एक ऐसा अस्त्र है हमारे पास जिसके द्वारा हम इस विंटर में, इस सर्दियों में गाय से मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये विंटर का जो समय होता है, ये एक्सपेंस आप ऐसे ना सोचो कि एक एक्सपेंस है, हमारा खर्चा बढ़ा रहा है। ये सोचना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिल्क आउटपुट अपने पशु से ले पाएंगे। इसीलिए ये लॉस, मतलब जो भी नुकसान है उसको कम, जो है मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल हम परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करेंगे, परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे। और इसी के मद्देनजर मैं आज का जो है वेबिनार, ये सेशन शुरू कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको मेरा जो स्क्रीन है वो विजिबल होगा। नीतीश, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं कि डे बाय डे हम सुबह उठते हैं, और आप अभी पेपर तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बट अगर हम आप ये देखोगे कि पेपर भी जब भी अगर आप कोई देखते भी होंगे तो आप देखोगे सोशल मीडिया, पेपर, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, आप देखोगे आमतौर पे उत्तर भारत में इसमें बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है आज के समय। अगर आप देखोगे दिल्ली, क्योंकि मैं अभी करनाल में हूँ, तो तीन चार रोज का ही है। और कुछ दिन पहले एनडीआरआई ने भी 2-3 दिन पहले अभी एक एडवाइजरी जारी करी है हमारे पशुओं के लिए, जो दुधारू पशु हैं, और उनको कैसे बचाया जाए रोकथाम के लिए। तो अभी पूरे न्यूज़पेपर में यही नहीं कि केवल हम लोगों के लिए, बट हमारे पशुओं के लिए भी जो है केयर कैसे करें उनको इस सर्दियों में, उसके ऊपर जो है एडवाइजरी जारी की जा रही है। और ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक सेशन ऐसा होगा जिसमें हम बहुत से जो है न्यूट्रिशनल पॉइंट्स देखेंगे। एक डाटा है, क्योंकि आपको पता है ना, डाटा के ऊपर ही हमारा ज्यादा फोकस रहने वाला है कि आखिर सबको पता है कि दूध तो ड्रॉप होता है या दूध बढ़ता है, बट एक्चुअल में दूध अगर केवल विंटर्स के हिसाब से सोचा जाए, सर्दियों के हिसाब से सोचा जाए, तो कितना ड्रॉप होता है। तो एक डाटा है आईसीआर एनडीडीबी का, जो इंडियन रिसर्च में पाया गया है कि एवरेज जो औसतन जो दूध दूध का जो नुकसान है, वो करीब करीब 5 से 15% का नुकसान है भारत में। और ये, जैसे मैंने बताया शुरू में, कि ये कोलैबोरेट कर जाता है। अगर कोई बीमारी है, अगर कोई बीमारी है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई वायरल इन्फेक्शन है या कुछ भी और उसके साथ ऐड हो जाता है सर्दियों के टाइम पे, तो ये जो प्रतिशत है ये बढ़ भी जाता है। तो इस वजह से जो है मिल्क ड्रॉप, अगर खाली सर्दियों की बात करें तो 15% बहुत होता है। मैक्सिमम जो लॉस है 15% का है, जो 5 से 15% के आसपास है। अब जो सर्दियां हैं, अब हमारे दिमाग में बात ये चल रही है, आखिर ऐसी सर्दी में तो हमें सोचते हैं कि हमारे पास अच्छे अच्छे हरा चारा हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन मैंने कोशिश करी है समझाने की, क्या इस इमेज के माध्यम से, कि एक्चुअल में रूमन के अंदर, क्योंकि हम, आप सबको पता है यहाँ पे जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सबको पता है कि अल्टीमेटली सारा जो भी हम डाइट बनाते हैं, ड्राई मैटर बनाते हैं, सब कुछ रूमन के अंदर जा रहा है। तो आखिर ऐसा होता क्या है रूमन के अंदर सर्दियों के टाइम पे? तो होता यही है कि जो भी, क्योंकि डाइटरी चेंजेस हो गए, आपको पता है कि इस समय हमारे पास नए नए हरा चारा आ जाता है, बरसीम आ जाता है, राई ग्रास आ जाता है उत्तर भारत में, और ओट्स आ जाता है। तो और आपको ये भी पता है कि जो रूमन का टेम्परेचर है वो 38 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हेलो। जैसे ही हमारा डाइट चेंज होता है जी और भैया, क्या हाल गीला, है? जो हमारा जो फॉडर है वो गीला होता है, तो आप ये देखोगे कि फॉडर जब गीला होने की वजह से जो हमारे माइक्रोब्स हैं, जो हमारे माइक्रोब्स रूमन के अंदर हैं, क्योंकि उनका एक टेम्परेचर है ना 38 39 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो आप ये देखोगे कि, ओ भाई। आप ये देखोगे कि वो इससे खुश नहीं होते, क्योंकि एक टेम्परेचर पे वो रह रहे होते हैं, उनका एक्टिविटी उसके ऊपर मैक्सिमम होती है। लेकिन ठंड की वजह से, जैसे ही वो ठंडा चारा जाता है रूमन के अंदर, माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अब इसका सीधा सीधा असर ये होता है कि जो एसिटेट का बीएफए, जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स का जो प्रोडक्शन है, पर्टिकुलरली जो एसिटेट होते हैं जो मिल्क फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें देखते हैं ना, अक्सर आपने सुना होगा, ये एक बहुत कॉमन, आपने फील्ड में देखा होगा, अपने डेयरी फार्मर से अगर आपने बात करी होगी, या हमारे जो डेयरी फार्मर जुड़े होंगे इस वेबिनार में, वो कहते हैं कि हमने जो है, और ये गिर गया, हमारा फैट का जो है फैट कम आ रहा है क्योंकि हमने ये चारा खिलाया। और उनको ये लगता है कि हर बार जब भी हम ये बरसीम या इस तरह का कुछ खिलाएंगे, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होता है, इस वजह से हो रहा है।
तो और उसकी वजह से क्या रहता है ना कि पीएच जो है अप और डाउन होगा। जो पीएच जो रूमन का होता है वो अप और डाउन रहता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम कुछ डाइटरी चेंजेस करते हैं, हम तुरंत अपना जो कॉन्सेंट्रेट फीड है फीड को बढ़ा देते हैं। और उसकी वजह से जो समस्या ये आएगी कि जो सब एक्यूट रूमल एसिडोसिस, मतलब सारा की जो समस्या आ गई, एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। और आपने ये भी, अगर थोड़ा सा हम और टेक्निकल बात करें तो रूमन जो पैसेज है, जो जो भी हमने फीड फॉडर मिला के ड्राई मैटर बना के दिया एनिमल को, उसका पैसेज जो है रुक जाता है। क्यों? क्योंकि पानी भी पशु कम पीता है, पानी बहुत ठंडा होता है। अब इसका जो सीधा सीधा असर क्या दिखेगा कि इस स्ट्रेस का, इसको माइक्रोबियल स्ट्रेस बोलते हैं, जो हमें दिखता कैसे है। जो हमें डंग मिलेगा, जो गोबर मिलेगा, वो बहुत ही लूज मिलेगा और या तो फोमी मिलेगा। आपने देखा होगा ना, इस समय आप देखोगे ये कि उसके ऊपर ऐसे फोम की तरह जो है कुछ लगा रहता है, जो गोबर के ऊपर, और कुछ अनडाइजेस्टेड जो है फाइबर्स, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो भूसे का हो, स्ट्रॉ का हो, तूड़ी का हो, जो भी आप उसके गोबर पे दिखना रहेगा। और फैट कंसिस्टेंट जो है ड्रॉप रहता है, कम रहता है। और कर्ड, जो कर्ड काउंट है, हमने देखा होगा, कर्ड काउंट, जो कट च्यूइंग होती है, जो एक एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो एनिमल का मिल्क फैट है वो इंप्रूव करेगा, कट च्यूइंग कम हो जाती है। और इसकी वजह से जो ओवरऑल जो मिल्क प्रोफाइल है, चाहे वो फैट हो, एसएनएफ हो, बाकी जो मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हुआ ना, क्योंकि हमारा जो माइक्रोब्स है वो चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गया। तो इसी वजह से ये सारी चीजें जो है ठंड के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे, रूमन के अंदर पर्टिकुलरली विंटर्स में होती है। और ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअल में हो जाता है, जिसकी वजह से जो समस्याएं हम कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो आज का हमारा जो सार अगर मैं कह लूं तो, रूमन के अंदर क्या हो रहा है यही है, और इसी वजह से सारी समस्याएं आती हैं। अब विंटर चैलेंजेस, जैसे मैंने बताया कि पानी की जो इनटेक है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है तो पानी की इनटेक कम हो गई। पानी की इनटेक कम होने की वजह से ड्राई मैटर इनटेक कम हो गया। अब ड्राई मैटर इनटेक कम, मतलब मैंने क्या बताया कि टोटल जो 24 घंटे में हम अपने पशु को हरा चारा, भूसा, तूड़ी और कॉन्सेंट्रेट फीड देते हैं, उसको हम लोग टोटल ड्राई मैटर बोलते हैं। अब पानी नहीं जाएगा तो ड्राई मैटर भी कम हो जाएगा, मतलब एनिमल का फीड कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? होता क्या है कि जो भी हम इस समय हरा चारा, उत्तर भारत में आप देखोगे, कश्मीर से लेके आपका पूरा जो नॉर्थ इंडिया, यूपी है, हरियाणा है, आपका पंजाब हो गया, और इवन नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे ये बरसीम, ओट्स, राई ग्रास, ये बहुत कॉमन क्रॉप हो गया है, और इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। पानी की वजह से, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट्स रखूं, इसमें सोडियम और पोटेशियम का बहुत ज्यादा मात्रा होती है। और साथ ही साथ क्योंकि प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा होता है इस क्रॉप्स में, इसी वजह से जो एनर्जी प्रोटीन का जो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, वो बैलेंस नहीं होता है। इसी वजह से हमेशा जो है पीएच अप डाउन होगा। और साथ ही साथ उस परिस्थिति में क्या होगा, जब ये एनर्जी प्रोटीन का फ्लक्चुएशन होगा, तो मिल्क फैट डिप्रेशन जो होगा हमेशा बना रहेगा, मिल्क फैट जो है बढ़ेगा ही नहीं। डायरिया की समस्या बहुत कॉमन। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा जो है वो खिला दिया हरा चारा, जिसमें पानी था, ये तो पता होता है कि पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए डायरिया हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें हैं क्योंकि हमने जो है इस पे कोई, और अगर एनिमल काविंग के टाइम पे है, ट्रांजिशन के टाइम पे है, तो आपने एक समस्या देखी होगी अडर एडिमा की। बहुत कॉमन प्रॉब्लम, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है अडर एडिमा की समस्या, खास तौर पे जो विंटर्स के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे। और प्री काविंग मिल्क लीकेज, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। काविंग से, विंटर्स के टाइम पे जो काविंग होती है, वहां पे अगर आप ये देखोगे कि मिल्क जो है पहले से ही टीथ से निकल रही है, पहले से ही मिल्क ड्रॉप हो रहा है। और साथ ही साथ हाइपोकैल्समिक एंड मेटाबॉलिक स्ट्रेस, इस तरह की मिल्क फीवर जैसी मेटाबॉलिक जो समस्याएं हैं, हम काविंग के बाद देखते हैं अपने पशुओं में। तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है भारत में कि जो भारत में जो सर्दियां होती है ना, उसमें जो ग्रीन फॉडर है, जो हरा चारा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा, चारा तो ज्यादा है बट न्यूट्रिशनली जो है वो इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस मैंने आपको समझा दिया कैसे, क्योंकि उसमें पोटेशियम, सोडियम बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ अगर हम इन सबों को देते हैं, तो इसकी वजह से बाकी जो चेंजेस होते हैं हमारे डाइट में, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ एनर्जी और प्रोटीन का जो है बैलेंस बिगड़ जाता है। अब अगर हम टोटल एक बात करें कि जो विंटर की रियलिटी है, कि हमें लगता है कि काऊ जो है, जो गाय है अपनी, बहुत ज्यादा खा रही है। लेकिन खा ज्यादा नहीं रही है, एक्चुअल में हमारा जो ड्राई मैटर वो कम हो रहा है, क्योंकि बरसीम में पानी ज्यादा है। फर्स्ट कट अगर हम बरसीम का ले रहे हैं, राई ग्रास का लेते हैं, तो करीब करीब बरसीम के केस में अगर मैं मानूंगा 10 से 12% जो है हमारा इनिशियल ड्राई मैटर होता है। ठीक है। अब हमें ये करना है कि हमें समझना है पहले कि हमें पहले ड्राई मैटर
उसको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा हरा चारा हम खिला रहे हैं, इसका डायमीटर कितना है, और डायमीटर के हिसाब से हमें सेट करना है। राइट। ट्रांजिशन काउ में इतना देना है, 1.8 टू 2.0% ऑफ द बॉडी वेट। और ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी बरसीम और राई ग्रास और ओट ग्रास जिसमें पानी ज्यादा है, उनके साथ हमें बैलेंस तरीके से हरा चारा देना है। गुड क्वालिटी ड्राई फॉडर, जिसमें जैसे कि गुड क्वालिटी का मतलब जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो, जैसे हे है, और जिसका एनडीएफ डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो, और साथ ही साथ एक चॉप लेंथ जो है, जो हमारा फॉडर है इसकी जो चॉप लेंथ है 1.5 से 2 सेंटीमीटर के आसपास हो, वो हमें, जिसकी वजह से जो डाइजेशन होगा, जो कड काउंट होगा वो हमारा इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से जो फैट होगा वो मिल्क में बढ़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि लिमिट क्या है, क्या लिमिट रखा है हमने, हमने एक लिमिट तो बना के रखना पड़ेगा कि कितना दे सकते हैं। कभी भी इस तरह का जो क्रॉप है सर्दियों के टाइम पे हमें 60 to 65% टोटल राशन जो ड्राई मैटर 60 से 65% से ज्यादा नहीं रखना है, विथ विथ ड्राई फॉडर। और इसके लिए हमें बैलेंस करके चलना है कि कितना जो है, मतलब ये एक तरह से आपका एक न्यूट्रिशनल रोल यहाँ पे ज्यादा प्ले करेंगे, कि हम ज्यादा ये नहीं कि जैसे हमारे यहाँ एक देखते हैं डेयरी फार्म पे खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया तो खुला छोड़ने की वजह से सारी समस्याएं आती हैं। खुला नहीं छोड़ना है, हमें एक बिल्कुल कैलकुलेटिव तरीके से सोचना पड़ेगा कि अगर हमें क्वालिटी मिल्क चाहिए तो। अब अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स में सोचें तो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा एक सामान्य जो हमारे यहाँ मिस्टेक ये होती है कि हम जब कभी भी ठंडी के टाइम पे हमें सोचते हैं ना, हमें ओवर फीडिंग, अपने ठंडी बहुत ज्यादा है तो हम जो कॉन्सेंट्रेट फीड है, जो हमारा फीड है, उसको हम ज्यादा करना सोचते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक क्या होता है कि फैटी लीवर की समस्या हमारे पशुओं में आ जाती है, कीटोसिस की समस्या आ जाती है। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ठंडी से बचाने के लिए पशु को ये सारी चीजें दे रहे हैं। जब कभी भी हमने कॉन्सेंट्रेट फीड दिया, हाई एनर्जी कोशिश करी देने की, तो फैटी लीवर की समस्या, कीटोसिस की समस्या, अडर एडिमा, अगर पशु हमारा प्रेग्नेंट है, ट्रांजिशन फेज में है, तो अडर एडिमा। और जो मैंने एक समस्या बताई अर्ली मिल्क लीकेज की, काविंग से पहले वो समस्या आती है। तो ये सोचना कि ये एनर्जी बढ़ा के हम दूध बढ़ा लेंगे, ये गलत सोच है, क्योंकि इसकी वजह से समस्याएं आती हैं। और साथ ही साथ हमें उस परिस्थिति में हमें कंट्रोल्ड एनर्जी डाइट्स ड्राई और ट्रांजिशन में देना चाहिए, बैलेंस एनर्जी को करना है बैलेंस। और मेज और बार्ले जैसे फर्मेंटेबल स्टार्च को स्लोली देना है। और साथ ही साथ बाईपास फैट, मतलब हमें ओवरऑल डेंसिटी को बढ़ाना है, एनर्जी डेंसिटी बढ़ानी, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एनर्जी ज्यादा दे के ये सोचना कि दूध बढ़ जाएगा, ये हमेशा नहीं होता। ठीक है। प्रोटीन का भी मैनेजमेंट हमें करना है। अब प्रोटीन का मैनेजमेंट जो मैं यहाँ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि प्रोटीन इसमें जो अपना बरसीम जैसा क्रॉप है, राई ग्रास में 16 17 18% के आसपास एज पर द कट्स जो है इसमें प्रोटीन है, और बरसीम में 18 से 22% का क्रूड प्रोटीन है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपने हमेशा सुना होगा, दो दो प्रोटीन में दो टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है, एक होता है रूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन, एक होता है रूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन। ठीक है। मैं इसके डिटेल्स में यहाँ नहीं जा रहा, बट ये मैं बोलूंगा कि अब ज्यादा विंटर्स के टाइम पे हमारे पास जो भी हरा चारा, खासतौर पे जो बरसीम जैसा क्रॉप है, ये डिग्रेडेबल प्रोटीन इसमें ज्यादा होती है, जिसकी वजह से, डिग्रेडेबल प्रोटीन होने की वजह से रूमन में अमोनिया बहुत ज्यादा बनता है। और जो अमोनिया ज्यादा बनने की वजह से हम ये देखते हैं कि जो डंग है ना, अपना जो गोबर है पशु का, वो बहुत ही लूज होगा, लूज होता है। और इसी वजह से फैट जो है मिल्क का ड्रॉप होता है। और आगे चल के, क्योंकि न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली जो ड्राई मैटर आप दे रहे हो, ये ड्राई मैटर में ही सारा कुछ हमारा मिनरल्स है, विटामिन है, एनर्जी है, प्रोटीन है, इस सब कुछ इम्बैलेंस हो गया डंग लूज होने की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पशुओं में फर्टिलिटी की समस्या आती है। तो हमें अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके, अपने फीड फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेटर से बात करके, अपने फीड मिलर से बात करके, हमें आरडीपी और आरयूपी के रेशियो को बैलेंस करना है। हमें कोशिश करना है कि आरडीपी और आरयूपी का जो रेशियो होना चाहिए, खासतौर पे जो बाईपास प्रोटीन का प्रयोग, जिसमें सोया बाईपास, मस्टर्ड बाईपास, रूमन प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड्स, लाइसिन या मेथिओनिन, इस तरह के कुछ जो सप्लीमेंट्स हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें यूज करना है। क्योंकि इसमें जो मैं सिंक्रोनाइजेशन की बात यहाँ कर रहा है, वो सिंक्रोनाइजेशन जो आप समझ रहे हो वो सिंक्रोनाइजेशन या नहीं है। यहाँ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि प्रोटीन तो बहुत ज्यादा दे रहे हो, लेकिन साथ साथ हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हाई प्रोटीन विदाउट एनर्जी वेस्टेज, मतलब आपने एनर्जी, प्रोटीन तो पूरा दे दिया लेकिन एनर्जी नहीं दिया, तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसका भी ख्याल हमें रखना है कि प्रोटीन के साथ साथ हमें एनर्जी मैनेजमेंट को फुलफिल करके ही प्रोटीन खिलाना है। और आरडीपी और आरयूपी के रेशियो को बैलेंस करना है, और विंटर मैनेजमेंट के हिसाब से जो है हमारे लिए हेल्पफुल होगा।
अब मैंने शुरू में बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि बहुत ज्यादा सोडियम और पोटेशियम का लोड विंटर में, जो हमारे विंटर क्रॉप्स है, इसमें सोडियम और पोटेशियम का लोड बहुत ज्यादा है। अब ये होता है, पोटेशियम और सोडियम का लोड होने की वजह से होता क्या है, ये क्या करता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो एब्जॉर्प्शन है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके फीड में है, जो आपने मिनरल मिक्सचर के तौर पे दिया है, या आपने आपके फीड में नेचुरल तरीके से जो आपके फीड में है, ऑर्डर में है, आपके हरा चारा भूसा जो भी है, उनके एब्जॉर्प्शन को पशुओं में कम कर देगा, खास किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम को। कौन? पोटेशियम और सोडियम। तो अब इसमें हम ये बात हमें पता होना चाहिए कि ये अगर दे रहे हैं हम ग्रीन फॉडर, ये बरसीम और इस तरह के जो क्रॉप देते हैं, तो इसके समस्याएं ये आती हैं, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी, जिसकी वजह से आगे चल के हमें, अगर पशु हमारा ट्रांजिशन फेज में है, जब काविंग होगी, तो कल को अगर मिल्क फीवर की समस्या आती है, या आरओपी की प्रॉब्लम आती है, या एनिमल बैठ जाता है, जिस तरह कीटोसिस की समस्या अगर आ रही है, तो इस तरह की जो समस्या आप देखोगे तो समझ जाइए कि, और ये होता है, ये खास तौर पे जो विंटर्स का टाइम है, विंटर्स के टाइम पे हम जब हमारे यहाँ जो गाय की काविंग हो रही है, तो उस टाइम पे हमने देखा है कि कई बार मिल्क फीवर की समस्या आती है और गाय बैठ जाती है। तो ध्यान रखना है कि कोई भी मिनरल मिक्सचर या कुछ इस तरह का हम यूज करते हैं, तो वहां पे हमें पोटेशियम का विशेष ध्यान देना है कि पोटेशियम बहुत ज्यादा, एज पर द एनआरसी जो है, हमें उसको यूज करना है विद द हेल्प ऑफ आवर न्यूट्रिशनिस्ट। और हाइयर मैग्नीशियम वाला हमें जो है ट्रेस मिनरल्स यूज करना है। जिंक कॉपर मैंगनीज, क्योंकि ऐसा भी है कि जिंक कॉपर और मैंगनीज की भी जो है रिक्वायरमेंट जो है बढ़ बढ़ जाती है उस टाइम पे, क्योंकि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी, तो अल्टीमेटली जिंक कॉपर मैंगनीज की भी जो है रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ट्रांजिशंस का उसमें जो हम लोग इस मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं कि एक्सेस सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी क्या हो रहा है कि कोई भी हम लोग बफर यूज करते हैं यहाँ पे। अब बफर में कोई भी बफर आप यूज करोगे, उसमें कोई भी बफर, चाहे आप सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करो या कोई भी बफर आप किसी कंपनी का भी यूज करते हो, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ रॉ मटेरियल यूज होगा ही होगा। ऐसा कोई भी बफर नहीं है जो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज नहीं करता है। ठीक है? तो सोडियम तो जा रहा है। अब मैंने क्या बताया कि जो हमारा ऑलरेडी हमारा क्रॉप, बरसीम, राईग्रास, इसमें सोडियम की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हम डिकैड को बैलेंस करना चाहते हैं ना, निगेटिव डिकैड की तरफ, वो निगेटिव डिकैड ना होके हमारा उल्टा जो है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। और साथ ही साथ इसी वजह से हमें एक्सेस सोडियम बाइकार्बोनेट जो है नहीं प्लान करना है। जैसे हमने, अब हम बरसीम चलाने लगे तो हम अलग से टॉप ड्रेस करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या बफर करते हैं, तो हमें उसको कंट्रोल करके देना है। और ये इसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिसमें कोशिश ये करना है कि स्लाइटली निगेटिव टू द न्यूट्रल डिकैड के आसपास हमें रखना है। अब आप देखेंगे कि जो अभी सर्दियों के टाइम पे जो मिल्क फीवर के केसेस आते हैं, जिसमें गाय बैठ जाती है ब्याने के जस्ट 24 घंटे बाद, आप देखे होंगे ये ज्यादातर सर्दियों के टाइम पे प्रॉब्लम है। जैसे क्योंकि जो मिल्क फीवर की प्रॉब्लम है, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह, कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। कि अगर सीरम कैल्शियम हमारे पशु का 8 से कम आता है, 8 ग्राम परसेंट या 8 mg/dl से कम आता है, तो हम ये मानते हैं कि ये गाय जो है, इसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई, मिल्क फीवर की समस्या है। लेकिन अगर विंटर्स के टाइम पे ये समस्या आ रही है, तो इसको हम लोग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर बोलेंगे। बफर और रूमन हेल्थ, इसके बारे में डिटेल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन मिस्टेक, एक बहुत कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग सर्दियों में भी यूज करते रहते हैं टॉप ड्रेस में। अब अगर सोडियम बाइकार्बोनेट हमको यूज करना ही है, तो पहले तो हमको ये समझना है कि कभी भी अकेला सोडियम बाइकार्बोनेट यूज नहीं करना है, हमें साथ साथ मैग्नीशियम के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करना है। और अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, तो उसको लिमिटेड कर देना है। क्योंकि अगर आप ये कंटिन्यूएशन में यूज करते रहोगे, तो आपको हमेशा डायरिया और लो फैट की समस्या बनी रहेगी। साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ईस्ट का हमेशा साथ में रखता है, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, और ईस्ट का कॉम्बिनेशन यूज करें, जिससे कि हम, जो हमारा मेन फोकस इसको यूज कराने का ये कि जो रूमन का पीएच होगा स्टेबल बना रहेगा, जो 6.8 टू 7.2 के रेंज में होना चाहिए। जो फाइबर की डाइजेशन है वो बनी रहेगी, और साथ ही साथ जो हमें फैट, जो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है कि फैट ड्रॉप हो रहा है, वो सुधर जाएगा। तो इसी वजह से जो बफर मैनेजमेंट है, खासतौर पे जो विंटर्स के टाइम पे, इसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब विंटर्स के टाइम पे जो एक समस्या हमने देखी है कि ट्रांजिशन काउ न्यूट्रिशन, ट्रांजिशन का जो एक न्यूट्रिशन है, एक अलग तरह का न्यूट्रिशन होता है, जिसको नॉट ओनली इन विंटर्स बट हम अलग तरीके से सोचते हैं। और विंटर्स के टाइम पे जैसे मैंने बताया कि एक रिस्क आता है पशुओं में कि अडर एडिमा, और मिल्क प्री कार्विंग मिल्क लीकेज होने लगा। टीट स्पिंचर देखोगे आप,
समय से पहले ही जो है लीकेज भी हो रहा है, और वो कंटिन्यूअस जो है मिल्क लीकिंग हो रही है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉम की जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है। तो अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? इसमें हमें करना ये कि जो अब जैसे ट्रांजिशन फीड जो हम लोग हमारा पशु ले रहा है, खासतौर पे जो कॉन्सेंट्रेट लेता है, ज्यादा से ज्यादा कितना लेता है? 4 से 5 किलो पशु खा रहा है। अब कई बार हमको ऐसा लगता है कि ज्यादा भी खा सकता है। तो पहला तो ये करना है कि कॉन्सेंट्रेट डेंसिटी को कम करना। कॉन्सेंट्रेट डेंसिटी कम करने का मतलब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। अब इसको 6 किलो 7 किलो नहीं देना है। मतलब वो जो 4 5 किलो दे रहे हैं उसमें क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, डेंसिटी बढ़ा सकते हैं एनर्जी की। ठीक है। और खास तौर पे ग्रीन फॉडर क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया कि ये 60 to 65% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, खासतौर पे विंटर्स के टाइम पे। और ड्राई फॉडर का प्रोपोर्शन हमें साथ में लेके चलना है। और साथ ही साथ हमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ई, सेलेनियम, विटामिन ई, क्रोमियम, इस तरह के और कुछ जिंक सप्लीमेंट्स, रिलेटेड जिंक सप्लीमेंट्स जो है टीथ की इंटीग्रिटी के लिए, जिससे कि जो मिल्क ड्रॉपेज हो रहा है, अगर हम इनको यूज करते हैं, इनको प्रयोग करते हैं, तो आप इसमें फायदे आपको हो सकते हैं। विंटर टीएमआर, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि खाली अकेला आपका जो कॉन्सेंट्रेट फीड है, जो आपका फीड है, अकेला जिम्मेदार नहीं है। विंटर्स के टाइम पे, सर्दियों के समय पे, जो टीएमआर है, टोटल मिक्स राशन जो है, वो अकेला जिम्मेदार है। अगर आप इसको अब सपोज मैं उत्तर भारत का एक डाइट अगर चेक करूं, एक 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर और 30 लीटर की एक गाय हमारे पास है। तो मेरा मैंने प्रैक्टिकल फील्ड स्टडीज से इंडिया के अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं पूरे नॉर्थ का, तो इसमें अगर इस पैरामीटर पे हम काम करते हैं, जिसमें 15 लीटर के लिए इतना, ये टीएमआर का प्रोटीन है, 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर, जिसमें ईथर एक्सट्रैक्ट ढाई, तीन, तीन, साढ़े तीन, साढ़े चार, ये एनडीएफ जो होता है, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, 36 से 40 के बीच में, 34 से 38। ये एक फील्ड स्टडी है जो इंडियन कंडीशन के हिसाब से विंटर्स में की गई है। टोटल ऐश इतना होगा, सैंड सिलिका इतना होगा, तो हम एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा अपने काउ से अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ द फील्ड। अब इसमें जो डाइट दी गई है, बेसिकली बरसीम, ओट, राई ग्रास, मेज साइलेज और व्हीट स्टॉक, कॉमन ये नॉर्थ की, ये आपका जो नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम जो हमारे फार्मर्स हैं, वो ये यूज करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल फीड स्टडीज के हिसाब से ये क्रूड प्रोटीन, ये इथर एक्सट्रैक्ट होना चाहिए एक इंडियन कंडीशन में, विंटर के हिसाब से। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनर्जी एक की फोकस हमें करना है, कि हमें अगर हमारा एनर्जी अच्छा रहेगा, हमारे फीड का टोटल डाइट की एनर्जी अगर अच्छी रहेगी, तो हम जो है अपने काऊ से जो परफॉर्मेंस हम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ एनर्जी दो तरीके से लिखी है। एक वो मेगाजूल जो एमई है, और दूसरा मैंने नेल के फॉर्म में जो अभी एडवांस जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक्चुअल जो वह एनर्जी जिसकी वजह से एनिमल की जो है परफॉर्म, जो एनिमल का मिल्क यील्ड हमें मिल रहा है, वो नेल होता है, नेट एनर्जी लैक्टेशन। तो ये अगर 15, 20, 25 और 30 के हिसाब से ये कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड एनर्जी है, जो हम लोग काउ के केस में इन द अपने विंटर्स में हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग कोई डाइट या कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो। अब मैं, आप समझ समझ रहे होंगे इस समय कि मैं जो भी यहाँ बात कर रहा हूँ, इसमें फॉर्मुलेशन को लेकर आ रहा हूँ। मतलब ये फॉर्मुलेशन खाली फीड कॉन्सेंट्रेट की नहीं बात करके, हम ओवरऑल यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके टोटल डाइट की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, तो एनर्जी डेंसिटी में बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, एनर्जी डेंसिटी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं बोलूंगा कि आप 5 से 10% एनर्जी डेंसिटी को बढ़ा दीजिए। जिसमें हम लोग मक्के को यूज कर सकते हैं, बार्ली यूज कर सकते हैं, मक्का, जौ, और गुड क्वालिटी साइलेज। अब गुड क्वालिटी साइलेज के जो पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो पीएच हो 3.8 to 4.2 हो, एनडीएफ इतना होना चाहिए, 45 50 के रेंज में होना चाहिए, या जो उसका क्रूड प्रोटीन 7 से 9 के रेंज में होना चाहिए, सारे पैरामीटर्स जो अगर हमें फुलफिल हो रहा है, तो हम उसके वजह से अपने पशुओं में एनर्जी डेंसिटी इसके द्वारा बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हम बफर, जो बफर मैंने बताया, विद कंडीशन अप्लाइड विद द ईस्ट मिक्स, और साथ ही साथ जो फिजिकल एनडीएफ है, जो एनडीएफ, जो एक्चुअल एनडीएफ जो पशु की रिक्वायरमेंट है, 18 से 20% के रेंज में होना चाहिए। और साथ ही साथ पार्टिकल साइज को मेंटेन करते हुए, जिसकी वजह से उसको जो डाइजेशन वाला जो समस्या है ना आए। और जिसकी वजह से अगर डाइजेशन की समस्या रहेगी, जैसे मैंने बताया, डाइजेशन की समस्या अगर रहती है, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो बीएफए खासतौर पे जो एसिटेट है, उसका प्रोडक्शन कम होता है। अगर एनिमल हमारा ट्रांजिशन फेज में है, तो अगर इस तरीके से हम चलते हैं, तो वो निगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं आएगा। और साथ ही साथ हम डिकैड को मेंटेन कर सकते हैं। हम जो है खास तौर पे एनर्जी बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने बताया कि कुक्ड एनर्जी सोर्सेस यूज कर सकते हैं, मोलेसेस यूज कर सकते हैं, और डिकैड को बैलेंस कर सकते हैं। तो
दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो हमारा विंटर मैनेजमेंट होना चाहिए वो डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक अकेला केवल आपका फीड कॉन्सेंट्रेट फीड नहीं कर सकता। तो इसमें आपको एक फीड फॉर्मुलेटर की, एक न्यूट्रिशनिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हमारे दिमाग में ये बात चल रही है कि मैं बरसीम दे रहा हूँ तो दूध, मैं मान चुका हूँ कि बरसीम या राई ग्रास या मैं ऐसा क्रॉप दूंगा जिसमें पानी बहुत ज्यादा होगा तो ये डायरिया तो होगा ही होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये मान भी लेते हो तो मेरा फैट तो ड्रॉप हो रहा है, और ये मैं भी ये मान के चलता हूँ मेरा फैट ड्रॉप होगा दूध का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप डाइट के साथ जाते हो तो आप जो फैट ड्रॉप आपका हो रहा है वो कम होगा। तो इसके ऊपर हमें फोकस करना है। और इसलिए मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ इसमें विंटर स्पेशल। जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोग कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लोग बोलते हैं हमारा आज का विंटर स्पेशल क्या है। हम लोग नॉर्थ में हैं तो आप देखते होंगे सरसों की साग हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं। इसी तरह गायों के लिए भी कुछ विंटर स्पेशल फीड फॉडर एंड सप्लीमेंट्स हैं, और सब आप जानते हो। अब साइलेज केवल अकेला मेज साइलेज नहीं हो सकता, सारगोम का भी साइलेज हो सकता है, ओट साइलेज हो सकता है, बरसीम का साइलेज भी बनता है। और इसके अलावा ये साइलेज हो गए, और साथ ही साथ अगर मैं हरा चारा की बात करूं तो बरसीम है, ओट पाउडर है, राई ग्रास बहुत कॉमन है, लूसन भी दे सकते हैं अपने पशुओं को। और खास तौर पे कुछ कम अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में जो है सरसों जो है हरा हरा चारा के फॉर्म में कम अमाउंट में दिया जा सकता है। अगर मैं ड्राई फॉडर की बात करूं, सूखा जो चारा है उसमें व्हीट स्ट्रॉ है, पैडी स्ट्रॉ है, मेज स्टोवर्स है, सारगॉम है, ये सारी हम जो है स्ट्रॉ दे सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेट फीड अगर हम बना रहे हैं तो उसमें मक्का, ब्रोकन राइस, बार्ले, चोकर हो गया जिसको व्हीट ब्रांड बोलते हैं, और राइस ब्रांड, ये सब कुछ यूज कर सकते हैं। और ये बहुत कॉमन है, होते आप सब यूज करते हो, सब जितने भी हमारे पशु पालक यहाँ पे हैं उनको पता है साहब। लेकिन ये एक्चुअल में ये विंटर क्रॉप्स है जो विंटर्स में अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में यूज करते हो तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं विथ प्रॉपर बैलेंसिंग। अब अगर मैं जैसे अब मैंने सारे चारा चारा और कॉन्सेंट्रेट आपको दिखाया, बट अगर मैं खल की बात करूं तो सोयाबीन यूज कर सकते हो, आप लोग यूज कर रहे हैं, मस्टर्ड केक हो गया, ग्राउंडनट केक है, कॉटन सीड केक है, और प्रोटेक्टेड प्रोटीन में मैं ये बोलूंगा कि सोया रोस्टेड है, या जो भी हमारे प्रोटेक्टेड प्रोटीन जैसे मस्टर्ड डीओसी के फॉर्म में आता है आप यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर एनर्जी बूस्ट, क्योंकि फोकस ही एनर्जी है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनर्जी जो है इज द मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन द डेयरी न्यूट्रिशन। मतलब अगर आप एनर्जी प्रोटीन की बात करोगे ना तो एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उसके जो साइंस है ना, सिंबल्स हैं, वो दिखते हैं आपको पशुओं में, चाहे वो बॉडी कंडीशन स्कोर हो, चाहे वो दूध हो। क्योंकि दूध जो हम ले रहे हैं वो फ्यूल, एनर्जी इज द फ्यूल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, इसीलिए हमेशा एनर्जी बूस्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं, खासतौर पे बाईपास फैट आप यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं इसमें। और जैसे डेंसिटी हमें बढ़ानी है तो हम कैसे बढ़ाएंगे, वो बाईपास फैट से बढ़ाएंगे। ऑयल यूज करते हैं, हमारे फार्मर ऑयल यूज करते हैं, बट लिमिटेड क्वांटिटी में, नॉट मोर देन 1%, 1% से भी कम। और राइस ब्राउन ऑयल भी आजकल कॉमन यूज हो रहा है, बट दे शुड बी यूज इन द कंट्रोल कंडीशन, बिकॉज अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसकी वजह से फाइबर जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो हैम्पर होती है। तो मैं ये कहूंगा कि यूज करना है तो लिमिटेड अमाउंट में विद द प्रॉपर इंटरवेंशन ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट। दूसरी बात, अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो अब कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो आप एडिटिव्स के तौर पे विंटर्स में यूज कर सकते हो, जिसमें मिनरल मिक्सचर हम लोग जो यूज कर रहे हैं ट्रेस मिनरल्स यूज करिए साथ ही साथ। और डोज डोज जितना दे रहे हैं उसका थोड़ा डबल रखिए इस समय, क्योंकि मैंने बताया ना ड्रेनेज ऑफ द मिनरल्स खासतौर पे इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं उसमें आपको दिखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट अलग से यूज किया जा सकता है, सोडियम क्लोराइड जो नमक है, नमक हमें करना है। ईस्ट मैंने आपसे बताया कॉम्बिनेशन में यूज करना है। प्रोबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, एंजाइम्स आज के समय में एक्सोजिनस एंजाइम्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए अगर हम इसको यूज करते हैं तो। और खास तौर पे बफर्स, मैंने बताया कि बफर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, अकेला बफर यूज नहीं करना है, आपको कॉम्बिनेशन में यूज करना है, इससे हम पीएच को कंट्रोल कर पाएंगे। मैंने एक इसमें मेंशन नहीं किया, बट ड्यूरिंग कोर्स में मेरी बात होती आपसे बात के दौरान मुझे याद आया कि क्रोमियम को भी हम लोग एज अ एडिटिव्स विंटर्स में यूज कर सकते हैं। और एक क्रोमियम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको मैं अगर आपसे बोलूंगा कि जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि किसी भी स्ट्रेस के लिए क्रोमियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे विंटर्स के टाइम पे। और हम सारे सारे सारी बातें हमने कर ली, एनर्जी की बात कर ली, प्रोटीन की बात कर ली, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है पानी, क्योंकि मैंने बोला था कि इनटेक पानी का कम हो जाता है। अब इसमें लिप वार्म ऑफ वाटर, पानी गुनगुना होना चाहिए। पानी बहुत ज्यादा ठंडा पानी तो रहता ही रहता है, बट पानी बहुत गर्म भी नहीं है, गुनगुना पानी होना चाहिए, और एक्सेस हमेशा रहना चाहिए कि पानी की जो अवेलेबिलिटी है वहां पे। और जैसे ही आप फीड खिलाते हो एनिमल को, उसके तुरंत जो फीड कोशिश करना है कि जो भी फीड आप खिला रहे हो वो वार्मर पार्ट, मतलब
बहुत ठंड में नहीं खिलाना है, क्योंकि वो उसकी वजह से क्या होगा, जितना आप ठंड में खिलाओगे उसकी वजह से टोटल जो ड्राई मैटर है वो एनिमल का कम होगा, जिसकी वजह से रूमन एक्टिविटी हमारे पशु की कम होगी। और देखा आपने रूमन, मैंने शुरू में दिखाया आपको कि रूमन एक्टिविटी अगर कम होती है तो इसका क्या फर्क दिखता है हमारे पशुओं में। और इसको इंडिकेटर्स, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो फील्ड इंडिकेटर्स ऑफ द विंटर्स में अगर हम देखेंगे, कैसे हम जानेंगे, तो हम डंग कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हम ट्रेस मिनरल्स देखेंगे, अगर हमने ट्रेस मिनरल्स का डोज को इम्प्रूव किया है, बढ़ाया है, तो हमें उसके रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है कि कैल्शियम का मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से बाकी जैसे रिपीट की समस्या आपको आ रही है। लेकिन अगर आपने ट्रेस मिनरल का डोज को इम्प्रूव करके रखा है, तो आप फील्ड में देखोगे कि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है फर्टिलिटी की, जो लास्ट ईयर आई थी या कभी आई है आपके फार्म पे, तो नहीं आएगी। डंग कंसिस्टेंसी, जो मैंने आपको सारी बातें बताई, इसमें आप देखोगे सेमी फॉर्म होनी चाहिए। कर्ड च्यूइंग इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो आप देखना चाहिए कि 55 से 60% हमारे काउस में होने चाहिए, रेस्टिंग काउस में, अगर जो भी काउ रेस्ट कर रहे हैं वहां पे होने चाहिए। और एक नया टर्मिनोलॉजी जो डेयरी इकोनॉमिक्स का है, जिसको हम लोग ROFC या IOFC बोलते हैं, जिसको मतलब रिटर्न ओवर फीड कॉस्ट या इनकम ओवर फीड कॉस्ट। ये एक ऐसा पैरामीटर है कि जिसमें ये भी हम चेक कर सकते हैं कि एक सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है, जिसमें हम ये देखते हैं कि एनिमल हमारा, जितना हमने दूध अपने पशु से लिया और जो दूध बेचा और जो हमें प्रॉफिट हुआ, कॉन्सेंट्रेट के कॉस्ट को डिडक्ट करके, उसको हम लोग इनकम ओवर फीड कॉस्ट बोलते हैं। मतलब आप इसके पैरामीटर से अपने डेयरी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो। किसी, जो भी हमारे साथी यहाँ हैं जिनको अगर मेरी हेल्प की जरूरत पड़े इनकम और फीड कॉस्ट अपने फार्म्स के लिए, तो मैं उसमें मदद कर सकता हूँ। और ये एक नया कॉन्सेप्ट है अपने डेयरी फार्म इकोनॉमिक्स के लिए। साथ ही साथ ये आप चेक कर सकते हो कि जैसे मैंने बताया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक कीटोसिस है, मिल्क फीवर है, हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी है, अगर इस तरह के जो केसेस आते हैं फील्ड में, अगर आप विंटर मैनेजमेंट के दौरान आपने केसेस देखे हैं, लेकिन अगर हमने सारे जो कॉन्सेप्ट, हमने न्यूट्रिशनल कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ शेयर करे, अगर इस तरह से आप जाते हो तो आपके ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि विंटर फीडिंग जो है, ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा खिलाना है, मैंने तो खुला छोड़ दिया, मैंने बरसीम और राई ग्रास पूरा खुला छोड़ दिया जितना खा सकते। इट इज अबाउट द फीडिंग स्मार्टर। आपको स्मार्ट फीडिंग करानी है, आपको स्मार्ट फीडिंग करा के पूरी तरीके से बैलेंस फीडिंग करानी है। और चेक करना है, ड्राई मैटर को चेक करते रहना है। सीजन स्पेसिफिक मिनरल्स, जैसे मैंने बताया कि अगर आप देते हो तो क्या कम हो गया, क्या आपको एक्सेस रखना है, ट्रेस मिनरल्स पे जाना है। और साथ ही साथ ये तब आप देख पाओगे कि हमारा जो मिल्क की प्रॉफिटेबिलिटी है विंटर्स में कितनी जा रही है। अदरवाइज वो फिर ऐसे लगेगा दूध तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फैट कम हो गया, और आपको पता है कि फैट के ऊपर ही हमारा प्राइस है। तो अगर मैं बात करूं कि इन इंडिया विंटर मिल्क इज ड्राइवन बाय द एनर्जी डेंसिटी, मतलब क्वांटिटी, मैंने शुरू में बोला क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना करके डेंसिटी के ऊपर फोकस करिए। डेंसिटी बढ़ाइए, चाहे वो बाईपास फैट से बढ़ाइए, चाहे साइलेज से बढ़ाइए, इफेक्टिव फाइबर दीजिए। तब जाके जो हमारी जो क्वालिटी, जो मिल्क हम लेना चाहते हैं एनिमल से, वो ले सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि बैलेंस फीड फॉर्मुलेशन विद डाइट मैनेजमेंट इज द की फॉर द हाई परफॉर्मेंस। ओवरऑल मैं ये कहूंगा, एक बैलेंस फीड फॉर्मुलेशन, एनर्जी प्रोटीन के साथ, और साथ ही साथ डाइट मैनेजमेंट जो हमारा है, अगर हम करते हैं तो हमें एक अच्छा जो परफॉर्मेंस अपने एनिमल से मिलना चाहिए वो ले सकते हैं। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं कि आप हमें हम हमसे अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है फीड फॉर्मुलेशन की, TMR फीड फॉर्मुलेशन की, डाइट की, प्रिसीजन न्यूट्रिशन फीड फॉर्मुलेशन, इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव फीड फॉर्मुलेशन शेयर कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आपके आपके साथ। जिसमें अगर आपको लगता है कि मुझे कॉस्ट इफेक्टिव फीड फॉर्मुलेशन चाहिए, इस प्राइस में चाहिए, क्योंकि अगर मैं पंजाब का सिनेरियो करूँ तो पंजाब में अगर एक कस्टमाइज जो कॉन्सेप्ट चलता है, कस्टमाइज में कॉस्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बट कुछ फार्मर हमारे ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे इतने प्राइस में सर आप बना के दे दीजिए जिसमें मेरी एनर्जी प्रोटीन सब बैलेंस हो जाए, तो वी कैन वर्क ऑन दैट। तो आप हमारे कैश जो टेक्निकल टीम है उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, आप डायरेक्ट मेरे से सपोर्ट ले सकते हैं। और मैं ये एड्रेस, कॉल, अपनी जो है ईमेल आईडी है, ये सारे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपको कोई भी इसमें सपोर्ट की जरूरत पड़े किसी भी तरह का, तो आप कॉल करके और हमारे ईमेल पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मनीष, बहुत अच्छा आपका सेशन था ये। तो कुछ क्वेश्चंस हमने बोले थे कि आप चैट बोर्ड में क्वेश्चंस पुट करिएगा जो भी डाउट होगा आपको। तो एक अनंत जी ने क्वेश्चन पुट किया है, आप देख सकते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन एनी स्पेसिफिक मिनरल टू बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग विंटर सीजन?
एनी एक्सपीरियंस विद ऑर्गेनिक क्रोमियम? सो इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा हमको। अनंत, डॉक्टर अनंत, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम, वैसे मैंने बताया भी था कि क्रोमियम इज अ मॉलिक्यूल जो बेसिकली स्ट्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली कोल्ड स्ट्रेस के लिए नहीं। बट जो मैंने इसको पर्सनली भी देखा है फील्ड लेवल पे कि निगेटिव एनर्जी बैलेंस में, खास तौर पे निगेटिव एनर्जी बैलेंस हो गया, कोल्ड स्ट्रेस हो गया, इसके दौरान अगर हम क्रोमियम को यूज करते हैं तो क्रोमियम कैन वर्क एक एक मैजिक की तरह। उसके रिजल्ट जो है आपको फील्ड लेवल पे मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम तक क्रोमियम के साथ वर्क किया है फील्ड पे, और मैंने इसके रिजल्ट को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, नॉट ओनली इन द मिल्क प्रोडक्शन। इसमें ये होता है कि अगर आप इसको देते हो, खास तौर पे अगर, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनर्जी एनर्जी एनर्जी, क्योंकि ये डायरेक्टली करता क्या है, क्रोमियम करता ये है कि वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। अगर आप इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हो तो ओवरऑल आप करते क्या हो कि आप ग्लूकोज या जो लैक्टोज है उसको, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाओगे, ग्लूकोज एनर्जी बढ़ा दोगे, जिसकी वजह से जो हमें मिलना चाहिए, जो जो फीड है, फीड जो एनिमल जो खा रहा है, और जो एनर्जी के जो फीड के फॉर्म में एनर्जी हम एनिमल को दे रहे हैं जो नहीं मिल पा रहा था, क्रोमियम उसको अवेलेबल करवा देता है। तो ओवरऑल क्रोमियम एक मैजिक मॉलिक्यूल है स्ट्रेस के लिए, और हमको इसको यूज करना चाहिए। मेरा मेरा पर्सनल सजेशन है कि, क्योंकि मैंने मेंशन किया भी था जब मैं दे रहा था कि जो एडिटिव्स के फॉर्म में, कि इट इज अ वेरी गुड मॉलिक्यूल फॉर द स्ट्रेस। तो होप आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतीक जी ने पूछा है, इन विंटर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम लेवल टेंड टू इंक्रीज, which means the mineral balance become positive, and this is why transition feed, just give me contains, एक मिनट आप इसको ना आप एक अपनी तरफ से भी इसको देख सकते हैं। Contains negative minerals, so if we give a normally carved cow 250 gram of this feed, after delivery will the mineral balance be maintained and will remain activity and pH remain normal? So ये क्वेश्चन है। और इसके साथ एक और कंटिन्यू उन्होंने किया है कि एंड इन विंटर काउ ड्रिंक लेस वाटर, सो व्हाट वी शुड डू इन दिस केस? एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये, एक सेकंड। हाँ। प्रतीक जी, एक्चुअली आपने पूछा है कि इन विंटर्स द पोटेशियम एंड मैग्नीशियम लेवल टेंड टू इंक्रीज, विच मीन्स द मिनरल इम्बैलेंस बिकम पॉजिटिव। नहीं, इंक्रीज नहीं करेगा। आपका जो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली ज्यादा रहता है, ये तो आपकी बात है, बट मैग्नीशियम नहीं बढ़ता है। मैग्नीशियम उल्टा आपका एब्जॉर्ब, उसकी मैंने बताया कि मैग्नीशियम कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांजिशन के टाइम पे जो पोस्ट जो काविंग, मतलब पोस्ट ट्रांजिशन के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, खासतौर पे जो मिल्क फीवर की प्रॉब्लम है या कीटोसिस की प्रॉब्लम है, और निगेटिव एनर्जी बैलेंस जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो आपने शायद यही लास्ट में लिखा है, एंड इन विंटर काउ ड्रिंक्स लेस वाटर, सो व्हाट्स डन फॉर दैट। मैंने बताया आपको कि आप उनको प्रेशराइज तो नहीं कर सकते कि आप ज्यादा लो, ज्यादा इनटेक करो, बट आप कोशिश ये कर सकते हो कि जो मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फीडिंग भी आप बढ़ा सकते हो। एक ऑप्शन होता है जैसे ड्राई मैटर, हम लोग बात करते हैं ना, ये कि ड्राई मैटर को हम लोग बोलते हैं कि एनिमल खा भी नहीं रहा है। एनिमल खाता है पूरा, लेकिन जो क्वांटिटी खाता है, क्वालिटी नहीं खाता। ओवरऑल हमें क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना करके क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, डेंस फीड बनाना है जो फोर्टिफाइड विद द एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो नितिन जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन and health losses in dairy cows during the winter season. In cold weather, cows often reduce their water intake, which can negatively affect feed intake, milk production, and digestion and overall health. Yes, ये Dr. Manish. इन्होंने Yes. लिखा है ये एक्चुअली, ये आई थिंक नितिन जी ने इसको आंसर कोशिश करी है करने की, फ्रेश वाटर का मैंने इंपॉर्टेंस बताया है इसमें। Okay, okay, okay. हाँ, ये जिन्होंने पूछा है उनके लिए बताया। ठीक है। So, कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम उस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज एनर्जी व्हेन फीड इनटेक इज ऑलरेडी लो इन ट्रांजिशन काउ? एनर्जी
ट्रांजिशन काउज में जैसे मैंने बताया आपको, ये जब मैं दूसरा या तीसरा स्लाइड बता रहा था तो मैंने बताया कि हम्म। टोटल ट्रांजिशन काउज में जो फीड हम देते हैं 4 to 5 किलो फीड देते हैं। तो वहां पे मैं ये कहूंगा कि आप क्वांटिटी ना बढ़ाओ, वहां पे सिंपल है डेंसिटी बढ़ाना है। डेंसिटी कैसे बढ़ेगी? डेंसिटी अगर आप बढ़ाने की बात करोगे तो एक तो मैंने बताया उसमें कि आप वो रॉ मटेरियल यूज करिए जिसमें जो हाई एनर्जी वाले हों। खास तौर पे जो मेज हो गया, बार्ले हो गया, इसमें एनर्जी अच्छी रहती है। आप सप्लीमेंट्स एनर्जी डेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। बाईपास फैट यूज कर सकते हो जो एक अच्छा सोर्स है डेंसिटी बढ़ाने के लिए। और प्रॉपरली जो है, जो आरडीपी आरयूपी का जो रेशियो है उसको मेंटेन करिए, जिसमें आप द कॉम्बिनेशन ऑफ द जो आपके जो केक्स हैं, जिसमें रूमन डिग्रेडेबल जो केक्स हैं प्लस रूमन अनडिग्रेडेबल जो केक्स हैं, डिग्रेडेबल अनडिग्रेडेबल का कॉम्बिनेशन रखिए 65-35 के रेशियो में। और अगर आप उस रेशियो को मेंटेन कर पाते हैं तो, और साथ ही साथ जो मैंने बताया था प्रोटीन सिंक्रोनाइजेशन, कि मतलब प्रोटीन ज्यादा जा रहा है तो आप एनर्जी कम नहीं रखते। अगर आप इस तरीके से जाते हो और साथ ही साथ इफेक्टिव फाइबर, वह फाइबर जो एक्चुअल एनिमल के लिए रूमिनेशन के लिए, कर्ड च्यूइंग के लिए इंपॉर्टेंस है। और जहाँ पे आप देख रहे होंगे जो लूज डंग और डायरिया सारी चीजें आ रही हैं, तो इसकी वजह से हम एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं और निगेटिव एनर्जी को कोप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया रमेश जी का, गोबर में दाने आते हैं लेतिप अल्ट्रा मैक्स देने के बाद भी, क्या कारण हो सकता है? डी वार्मिंग भी कर दिया हुआ है, तो इसमें इनका आप आंसर दीजिए। गोबर में दाने अगर आ रहे हैं तो इसमें ये हो सकता है, देखिए दो दो रीजन है। आप ये भी हो सकता है कि जो या तो अब दाने किस चीज के आ रहे हैं, उसके व्हीट स्ट्रॉ के दाने आ रहे हैं या मक्के के दाने आ रहे हैं। अगर मक्का का दाना आ रहा है तो ये भी, इसमें ओवरऑल कहानी है कि इम्बैलेंस फीडिंग है। इम्बैलेंस है, कोई ना कोई चीज बहुत ज्यादा दे रहा है। या तो हम मक्का वाला जो कॉन्सेंट्रेट फीड बनाए हैं उसमें मक्का की मात्रा बहुत ज्यादा है, वो प्रॉपर बैलेंस नहीं है। और अगर जो है व्हीट स्ट्रॉ आ रहा है या राइस स्ट्रॉ आ रहा है तो इसका मतलब उसकी जो मात्रा है वो ज्यादा है। इसीलिए मैंने बार बार बोला कि कोई भी चीज देनी है तो हमें प्रॉपरली बैलेंस तरीके से देनी है। कोई भी चीज ऐसा नहीं कि अगर मैंने बताया, क्योंकि ड्राई मैटर का जो 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 सेट हम करते हैं, ड्राई मैटर सेट करने के पीछे यही होता है कि कोई भी चीज ना ज्यादा जाए ना कम जाए, प्रॉपर एक बैलेंस तरीके से दी जाए, तब जाके हम एक क्वालिटी मिल्क ले पाएंगे। एक तान्या जी का क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट इम्प्रॉपर फीडिंग इन काउ कैन कॉज मेस्टाइटिस? इम्प्रॉपर फीडिंग इन काउज मस्टाइटिस बिल्कुल कॉज कर सकता है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि अगर हम फीडिंग, जैसे मैंने बताया शुरू में कि प्रोटीन और एनर्जी का इम्बैलेंस होगा। अगर इम्प्रॉपर फीडिंग का मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन एनर्जी इम्बैलेंस हुआ, और या तो हम जो है प्रोटीन बहुत ज्यादा दे रहा है पशु को, तो मस्टाइटिस अगर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है एनिमल के अंदर एसिडोसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब सब एक्यूट रूमेनल एसिडोसिस के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और एसिडोसिस अगर होगा तो आप ये देखोगे कि अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होगा लेमिनाइटिस में। एनिमल जो है लेमनेस के कंडीशन में चला जाता है, लंगड़ापन आती है। और उस स्थिति में फिर वो जो है पशुओं के अंदर जो है, अगर क्योंकि रूमन का पीएच चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, रूमन का पीएच चेंज हो गया तो वो आगे चल के फिर वो मस्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हो सकता है इम्बैलेंस फीडिंग की वजह से, और आज के समय में हो भी रहा है डेयरी फार्म्स पे। नीतीश आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। डॉक्टर मनीष, एक क्वेश्चन आया है अमन जी का। इन विंटर वी मेनली रिलाई ऑन बरसीम एंड अदर ग्रीन फोडर्स, बट सिंस बरसीम contain around 80-85% water, does it actually provide sufficient protein and nutrients to support higher milk yield? बरसीम क्रॉप अच्छा है, दूध के लिए, क्वालिटी मिल्क के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम बरसीम को विद प्रॉपर, मैंने बताया ना, प्रॉपर बैलेंस तरीके से खिलाते हैं, एक्सेस नहीं देते हैं। क्योंकि अब जैसे मैं पंजाब के सिनेरियो में बोलूंगा तो बहुत एक्सेस खिलाते हैं, यूपी के संदर्भ में देखूंगा तो बहुत ज्यादा नहीं खिलाते, बिहार में बहुत ज्यादा नहीं खिलाते। लेकिन ज्यादातर जगह पे क्या होता है कि बरसीम को माना जाता है ऐसा क्रॉप कि अगर हम इसको दे रहे हैं तो दूध बहुत जल्दी बढ़ता है, दूध बढ़ जाता है। बट अगर आप क्वालिटी मिल्क की बात करें जिसमें फैट आ जाता है, फैट नहीं इंप्रूव होता है। फैट अगर आप इंप्रूव कर पाते हो बरसीम देके तो मैं मानूंगा कि तभी होगा जब आप जो है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, खासतौर पे जो आपका डाइटरी फाइबर्स है उनके साथ आप जाते हो। मैंने इसलिए बताया कि डाइटरी फाइबर्स, खासतौर पे गुड क्वालिटी जो फाइबर्स हैं,
साइलेज हो गया, हे हो गया, व्हीट स्ट्रॉ है, इसका यूजेस करिए। तो आप जो है क्वालिटी मिल्क ले सकते हो। क्वांटिटी तो बरसिम बढ़ा देगा, लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ा पाएगा। तो प्रतीक जी का क्वेश्चन आया है अभी। बिफोर डिलीवरी वी इंक्रीज नेगेटिव मिनरल्स इन द रेशन, meaning we make the decade negative in the rumen. But after delivery, we how can we quickly neutralize it and what should be given? प्रदीप जी, एक्चुअली आप आपने टॉपिक थोड़ा सा अलग करके एक एक अच्छा टॉपिक, मतलब अभी जो सीजन चल रहा है, आप डिकैड के ऊपर चले गए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो आप डिकैड के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, या डिकैड का जो फॉर्मुलेशन आप खास तौर पे जो निगेटिव डिकैड के लिए आपने फीड फॉर्मुलेशन आप यूज कर रहे हो, तो जो सप्लीमेंट्स या जो यूज आप कर रहे हो उसको इमिडिएटली आफ्टर काविंग हम रोक देते हैं। तो रही बात न्यूट्रलाइजेशन की, क्योंकि जो फॉर्मुलेशन होता है ना ट्रांजिशन का, खासतौर पे बिफोर काविंग, उसमें जो आपका डिकैड का जो लेवल होना चाहिए वो -100 मिली इक्विवेलेंट पर केजी डायमीटर होना चाहिए। ठीक है। तो वो हम जब बनाते हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट फॉर्मुलेशन, तो हम लोग उतना मेंटेन करके चलते हैं। और उसको आप यूरिन के पीएच से चेक कर सकते हो कि अगर यूरिन का पीएच आपका 6 और 6.5 के रेंज में है, तो इसका मतलब हमारा जो डिकैड का प्रोडक्ट है वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप काविंग होती है, क्योंकि काविंग के दिन से ही आप उसको उस फॉर्मुलेशन को, उस प्रोडक्ट को रोकना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमको डिकैड को पॉजिटिव की तरफ ले जाना है। अब डिकैड को पॉजिटिव की तरफ कैसे ले जाओगे? क्योंकि जो निगेटिव डिकैड होता है उसमें हमको कैल्शियम नहीं देना है, सोडियम नहीं देना है ज्यादा, और कैल्शियम जो देना है वो एज पर द डाइट, वो भी एज पर द रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है ट्रांजिशन में। ठीक है। तो टोटल राशन का 0.3% के आसपास जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इतना है कि जितने भी हमारे क्रॉप होते हैं, मैक्सिमम क्रॉप में कुछ ना कुछ कैल्शियम होता है, और ये कंसिडर किया जाता है कि अलग से हमें रॉ फॉर्म में कैल्साइट नहीं देना है। ठीक है, ट्रांजिशन के टाइम पे। लेकिन जैसे ही काविंग होती है, हम डीसीपी, कैल्साइट और सारी चीजें हैं, और बॉडी जो है उस चीज को बहुत जल्दी एडजस्ट करती है। एनिमल बॉडी बहुत जल्दी एडजस्ट करती है, क्योंकि काविंग, जैसे ही काविंग हुई, हमने इमिडिएटली उसको बंद कर दिया। जो पुराना हमारा डिकैड का फॉर्मुलेशन था, चाहे वो फीड का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, और तुरंत जो है 1 से 2 दिन के अंदर जो है बॉडी एडजस्ट कर लेती है, और पॉजिटिव डिकैड की तरफ एनिमल चला जाता है। नितिन जी का अगला क्वेश्चन है, सर नाउ डेज डेयरी फार्मर्स फीडिंग ओनली DDGS फॉर एनिमल्स, काइंडली गाइड इन डिटेल्स। मेरा ये मानना है कि डीडीजीएस एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, जिसका रूमन अनडिगर, मतलब आरयूपी बहुत अच्छा है। मोर देन 60-65% के आसपास इसकी आरयूपी है। एक अच्छा सोर्स है, आपको इसको यूज करना चाहिए। बट अगर आप इसको यूज करते हो तो बी कॉशियस अबाउट द अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन इसमें बहुत ज्यादा है। तो इसको अगर यूज करना ही है, तो आप एक बार डिस्कस कर लीजिए अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कि किस परसेंटेज में इसको यूज करते हैं। इसको मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एक मैश फीड में यूज करते हो, खासतौर पे अगर मेज डीडीएस की बात करूं, तो 5-6% से ज्यादा नहीं जाइए। और अगर आप पैलेट में जाते हो तो 7 से 8% मेज डीडीजीएस की। अगर, और लेकिन विद द हेल्प ऑफ द टॉक्सिन बाइंडर्स और मोल्ड इनहिबिटर के साथ आप जाएंगे, तो आपको इसमें हेल्पफुल मिलेगा। क्योंकि इसका जो अल्टीमेटली होता क्या है कि जैसे ही डीडीजीएस अगर आप ज्यादा अमाउंट में यूज करते हो, तो एक तो आपने ज्यादा अमाउंट यूज करने से आपने आरयूपी का जो परसेंटेज है बढ़ा दिया। मैंने बार बार जिक्र किया ना, आरडीपी एंड आरयूपी, दिस बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आरयूपी जैसे ही बढ़ेगा, वैसे ही एनिमल्स के अंदर, क्योंकि हमारे एनिमल को 60-65% आरडीपी भी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं आप प्रोटीन फिनोमेना को इम्बैलेंस कर रहे हो एनिमल बॉडी के लिए, खासतौर पे जो हमारे माइक्रोब्स हैं। क्योंकि ये हमें समझना है कि वी आर फीडिंग टू द माइक्रोब्स, नॉट एनिमल। तो इसी वजह से अगर आप डीडीजीएस यूज करते हो, तो डीडीजीएस का एक कोई इंक्लूजन लेवल कोई डिफाइन नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से फील्ड लेवल पे जो मैंने फॉर्मुलेट किया है, मैं देख रहा हूँ उसके लेवल पे, इससे ज्यादा जाने पे हमें चैलेंजेस आते हैं। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं मैंने आपको बता दिया। तो इसी वजह से आरडीपी आरयूपी का रेशियो बैलेंस करते हुए आप इसको यूज कर सकते हो। तो बट वेरी गुड प्रोडक्ट, अगर कॉशियसली जुडिशली इसको यूज किया जाए तो। तान्या जी का क्वेश्चन है, सर व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ मेस्टाइटिस आफ्टर काविंग? मस्टाइटिस अगर काविंग के बाद हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये पहली बात है। मस्टाइटिस इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और कहीं ना कहीं ये भी डिकैड अगर हमारा फेल होता है, निगेटिव डिकैड अगर हमारा फेल होता है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मस्टाइटिस हम फेस करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ट्रांजिशन मैनेजमेंट, पुअर ट्रांजिशन मैनेजमेंट, जिसमें आपका डिकैड भी आ गया, अगर हम इस तरीके से चेक करें कि कहाँ पे हमने, और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डिकैड के फॉर्म में हम नमक, सॉल्ट, क्योंकि सोडियम अगर हम देते हैं, सोडियम क्लोराइड या हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, तो उस परिस्थिति में
हमें चांसेस होते हैं कि आगे, और हाई हाई कॉन्सेंट्रेट फीड अगर हम करा रहे हैं, बहुत ज्यादा फीड करा रहे हैं, या डाइजेस्टिविटी हमारी बहुत एनिमल की अच्छी नहीं है, उस परिस्थिति में जब एनिमल काविंग होती है तो तुरंत वो मस्टाइटिस के फॉर्म में जाता है। तो मतलब ओवरऑल कहानी है कि ट्रांजिशन मैनेजमेंट अगर फेल होता है तो मस्टाइटिस के चांसेस काविंग के बाद होते हैं एनिमल्स। तो प्रतीक जी का लास्ट क्वेश्चन है ये, सर फॉर अ फर्स्ट टाइम काविंग काउ इज इट नेसेसरी टू मेक द डिकेड नेगेटिव और शुड वी डू इट टू अचीव द बेस्ट मिल्क प्रोडक्शन? देखिए, डिकैड तो आपको निगेटिव लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि डिकैड आपको निगेटिव अगर आप करते हो तो आप ओवरऑल डिकैड, आप समझना पड़ेगा कि ये फर्स्ट काविंग या सेकंड काविंग का बात नहीं है। बात ये है कि आप एक फिनोमिना है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि डिकैड अगर आप निगेटिव रखते हो तो आगे चल के जब हमारी एनिमल की काविंग होगी तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन हो, काविंग के जस्ट बाद जो हम पीक चाहते हैं ना एनिमल का, जो हमारा 35-45 डेज के आसपास आता है, वो हमें मैक्सिमम मिले। अगर 35-45 डेज के आसपास जो हमें पीक मैक्सिमम पीक मिलेगा, और साथ ही साथ द मिल्क सस्टेनेबिलिटी जो होती है, मतलब मैक्सिमम टाइम तक हम मिल्क को सस्टेन कर सकते हैं अर्ली लैक्टेशन में, पहले 3 महीने तक, वो हम कर पाएंगे। तो ये नहीं है कि मतलब वो केवल फर्स्ट कार्विंग के लिए, सेकंड कार्विंग के लिए। डिकैड को हमको निगेटिव जो है, विद द हेल्प ऑफ द कुछ रॉ मटेरियल्स, विद द हेल्प ऑफ द कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसमें बैलेंस करके हम उसको यूज कर सकते हैं। और ये एक अच्छा टॉपिक है। और जैसे जो जिन्होंने भी पूछा है, मैं उनको थैंक यू बोलूंगा कि ये टॉपिक भी आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, और आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ डिकैड के ऊपर हमारे सवाल बहुत अच्छे आए हैं भी। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब नेक्स्ट टाइम हम लोग कभी इस तरह का कोई सेशन रखते हैं तो एक डिकैड के ऊपर हम आपके लिए एक सेशन रखें, जिसमें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डॉक्टर मनीष, कुछ क्वेश्चंस जो हैं कुछ हम रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। आपने आरओएफसी के बारे में बात किया, तो एक क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट्स गिव बेस्ट आरओएफसी इन विंटर फीडिंग? आरओएफसी हमें बढ़ाना है तो सबसे बड़ी चीज क्या है? रिटर्न ओवर फीड कॉस्ट। तो इसमें वही देखना है कि हम जित मतलब एक, मैं पहले तो समझाना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे जो यहाँ पे हमारे साथी जो हैं, वेटनेरियंस हैं, वेटनेरियन फ्रेंड्स हैं, हमारे पशुपालक हैं, फीड मिलर्स हैं, कुछ हमारे साथी भी हैं इसमें, हमारे कलीग्स हैं जो ये समझना चाहते भी होंगे कि ये आरओएफसी और आईओएफसी क्या है। दोनों एक्चुअली दोनों सेम है। आईओएफसी और आरओएफसी दोनों सेम है। मतलब जो हम फीड, जो भी हम, जैसे मैं आपको उदाहरण के से बताता हूँ कि जैसे मेरी गाय जो है 20 लीटर मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, और मैंने उसको, मेरे जो कॉस्ट है मेरे पर लीटर का वो 30 रुपए है। तो 30 रुपए में 1 लीटर दूध मैं जो है सेल कर रहा हूँ, तो 600 रुपए टोटल, 20 के हिसाब, 600 रुपए का दूध मैंने सेल किया। अब उसी दूध से जो मैं फीड खरीदूंगा, तो फीड के कॉस्ट को हटाने के बाद जो कॉस्ट बचाना, उसको हम लोग आरओएफसी आईओएफसी बोलते हैं। तो आरओएफसी अगर आपको बढ़ाना है तो आपको डाइट के ऊपर, आपको फीड फॉर्मुलेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, डाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें फिर वही आ गया कि आपको रॉ, ऐसे रॉ मटेरियल, मतलब ओवरऑल ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपने फीड की एफिशिएंसी को बढ़ानी है। कि हम जैसे पोल्ट्री में बोलते हैं ना कि 1 किलो फीड खिला के हमने 2.5 किलो वेट लिया या 2 किलो वेट लिया है, वैसे ही जो फीड एफिशिएंसी हमारे, अगर हमें आईओएफसी बढ़ाना है तो हमें अपनी फीड की एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, विद द हेल्प ऑफ द कुछ जो है सप्लीमेंट्स या सम रॉ मटेरियल्स। सप्लीमेंट्स की बात मैं करूं तो जिसमें अपना बाईपास फैट हो गया, ईस्ट हो गया, टॉक्सिन बाइंडर हो गए। अगर मैं रॉ मटेरियल्स की बात करूं तो सोया रोस्टेड है, सोया हो गया, मस्टर्ड डीओसी हो गया, फिर आपका डीडीजीएस, जैसे एक किसी ने पूछा था, डीडीजीएस हो गया। इसको हम लोग प्रॉपरली बैलेंस करके, और साइलेज, जैसे फॉडर की बात करें तो साइलेज हो गया। तो अगर हम अपने फार्म पे, अगर अपने एनिमल्स की आरओएफसी अपने फार्म का, एनिमल का बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इस तरह के रॉ मटेरियल प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ यूज करना पड़ेगा, जिससे हम अपने फार्म का आरओएफसी बढ़ा सकते हैं। और ये एक ऐसा पैरामीटर है प्रॉफिटेबिलिटी का जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और हम पूरी तरीके से इसमें आपको सपोर्ट कर सकते हैं आरओएफसी के और आईओएफसी निकालने में। कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं? तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मनीष, डज साइलेज वर्क बेटर देन फ्रेश ग्रीन फॉडर इन एक्सट्रीम कोल्ड? मैं मानता हूँ साइलेज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पहले से ही फर्मेंटेड होता है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हमारे एनिमल्स में, जो माइक्रोब्स हैं, तो प्री फर्मेंटेड रहता है, एनिमल्स में जाता है, लैक्टिक एसिड पहले से ही मौजूद है उसके अंदर, जिसकी वजह से एनिमल्स में अंदर ये एक तरह से समझ लो पका पकाया खाना उसको मिल गया। तो उसकी एनर्जी हम सेव करते हैं। साइलेज देने से फायदा ये होता है कि प्री फर्मेंटेड होने की वजह से।
कुछ टेक्निकल एरर एरर के कारण डॉक्टर मनीष अभी थोड़ा सा आउट ऑफ रीच हो गया, वो ज्वाइन करेंगे अभी। सो एक बार उनको ज्वाइन करने देते हैं, फिर इस मीटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे एंड बहुत जल्दी इसको एंड भी करने के लिए रेडी हो। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस है तो आप चैट में डाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस हम और डॉक्टर मनीष से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जो था वो साइलेज के रिलेटेड था। जी। डज साइलेज वर्क बेटर देन फ्रेश ग्रीन फॉडर इन एक्सट्रीम कोल्ड? हाँ जी, साइलेज एक मैंने बताया कि साइलेज एक ऐसा फॉडर है जो एक तो प्रिजर्व फॉडर है, पहले से ही फर्मेंटेड होता है, लैक्टिक एसिड अवेलेबल है। और एनिमल में हमें क्या करना होता है कि एनिमल में हम चाहते हैं कि जैसे मैंने बताया ना कि एनिमल नेचुरली भी, हमारा जो डेयरी काऊ है वो एक तरह से एनर्जी उसकी डेफिशिएंट रहती है। और एनिमल न्यूट्रिशन में ना, जो एनर्जी इज द, मैंने बताया कि एनर्जी इज द मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। उसके पीछे रीजन यही है कि हम प्रोटीन की जो कमी है वो तो पूरी कर लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन हम एक्सेस खिला देते हैं पशु को, लेकिन एनर्जी की जो डेफिशिएंसी है वो एनिमल में हमेशा मेंटेन रहती है। तो इसीलिए आपने कभी भी निगेटिव प्रोटीन सुना होगा क्या? कभी नहीं सुना होगा। आप कभी भी ये जिस जिस सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन में, आप कभी भी निगेटिव प्रोटीन नहीं सुनोगे, निगेटिव एनर्जी जरूर सुनोगे। उसके पीछे लॉजिक यही है कि जितने भी एनिमल्स, जितने भी हमारी जो डिजीजेस आप देखोगे, वो मोर और लेस ज्यादातर जो एनर्जी डेफिशिएंट रहती है। चाहे वो हमारा बॉडी कंडीशन स्कोर अगर आप देखोगे कम है, ज्यादा है, या मिल्क फीवर है, किटोसिस है, सब कुछ एनर्जी के ऊपर है। और वो विजिबल है, हमारे हम लोग विजिबली उसको फील्ड में देख सकते हैं। अब साइलेज देने का फायदा ये होता है, तो साइलेज हमारा कॉस्ट बचाता है। दूसरी बात है कि साइलेज प्रिजर्व न्यूट्रिशनली बहुत ही एक ऐसा क्रॉप है जिसका पीएच, जिसका जो डाइजेस्टिबिलिटी, एक इफेक्टिव फाइबर, ये सारी चीजें हमारे रूमन के हिसाब से बहुत अच्छा है। मतलब उनको वो आराम से उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कंपेयर टू द जो ग्रीन है। लेकिन जब ग्रीन है तो हम वी कैन गो फॉर द कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास ग्रीन नहीं है और केवल साइलेज है, तो साइलेज एक बेस्ट ऑप्शन है। साइलेज से हम लोग बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव जो है, हमारा इकोनॉमिक्स भी अगर हम बात करें, डेयरी इकोनॉमिक्स की बात करें, तो साइलेज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ग्रीन अवेलेबल है तो कॉम्बिनेशन ऑफ द साइलेज ग्रीन के साथ हम जा सकते हैं। प्रतीक जी का एक क्वेश्चन है, इन्होंने कमेंट में डाला, टू रिड्यूस लैक्टिक लैक्टिक एसिड इन रूमेन, व्हाट ऑल कैन बी यूज्ड, फॉर एग्जांपल विच ईस्ट कैन बी यूज्ड? ईस्ट को देखिए, कभी भी आप ये सोचो कि आप, इसमें हमें ये देखना है कि लैक्टिक एसिड, आप एसिडिटी की बात कर रहे हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एक सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस की बात कर रहे हैं। तो अगर लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है पेट में, तो आप, सिंपल सी बात है कि आप ईस्ट, खाली ईस्ट दे के आप उसको सोचोगे कि कंट्रोल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। देन यू गो फॉर द डाइट। कि आप ये देखो कि जो हम डाइट एनिमल को दे रहे हैं, और वो पहले तो पहला क्वेश्चन हमारा यही होना चाहिए कि आपका फार्मर जो जिन्होंने आपसे पूछा कि हमारे एनिमल में एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है, मैं ईस्ट दूंगा तो क्या सही होगा? हाँ, मैं सजेस्ट करता हूँ मैं ईस्ट दे दूंगा तो सही हो जाएगा। लेकिन क्या वो पूरी तरीके से सही होगा? नहीं। सवाल ये, उनसे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपका एनिमल पहले तो कितना ईल्ड है उस एनिमल का, और साथ ही साथ वो एनिमल कितना कॉन्सेंट्रेट खा रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेट फीड कितना खा रहा है। और साथ ही साथ जो है वो उसके साथ आप क्या क्या और दे रहे हो, मतलब टोटल टोटल राशन आप उनसे पहले पूछो। उसके बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ, ये राशन तो ठीक है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, तब आप उनको ईस्ट सजेस्ट करो। हो सकता है कि वो प्रॉपर तरीके से जो पीएच कंट्रोलर, जैसे कि अपना सोडियम बाइकार्बोनेट या कोई बफर यूज भी कर रहा है, उसके बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो माइट भी हो सकता है हाईली कॉन्सेंट्रेट फीड वो दे रहा हो। हाईली कॉन्सेंट्रेट फीड अगर आप देते हो, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट देने के बाद कई बार ईस्ट भी काम नहीं करेगा। उस केस में आपको फिर डाइट पे जाना पड़ेगा। ये नहीं कि हमेशा आप ईस्ट देंगे तो ईस्ट से आपका जो एसिडोसिस की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। मेरा मानना है आप डाइट के ऊपर बात करिए, और आप डाइट उनसे पूछिए कितना मिल्क है, कितना कॉन्सेंट्रेट है, और साथ ही साथ फॉडर क्या दे रहा है। और फिर पैरामीटर्स भी, कि मिल्क एसएनएफ कितना है, फैट कितना है, उसके ऊपर आप जा सकते हो। फिर आप डेयरी फार्म विजिट करके उनके कर्ड काउंट को चेक करिए।
कि कट काउंट कितना है, बॉडी कंडीशन स्कोर चेक करिए, सारी जब चीजें एक बार देख के तब उनको सजेस्ट करिए कि हाँ आप ईस्ट यूज कर सकते हो। ऐसे डायरेक्ट करके कि ईस्ट देंगे तो दूध जो है फैट एसएनएफ या एसिडोसिस कम हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। रमेश जी का एक बहुत अच्छा सजेशन आया है कि जो हमारी मीटिंग, जो ये वेबिनार की टाइमिंग है वो 11 से 2 बजे रखने के लिए, क्योंकि इस टाइम पशुपालकों को कुछ वर्क रहता है, तो उस वजह से। तो ये बहुत बहुत अच्छा सजेशन है रमेश जी, आगे हम ध्यान रखेंगे कि इसी बीच हम अपना वेबिनार को कंडक्ट करवाएं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। और थैंक यू डॉक्टर मनीष, आपने इतनी थैंक यू। अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सबको। सो अब हम अपने वेबिनार को यहाँ पे एंड कर सकते हैं, और ऐसे वेबिनार और भी लाएंगे नेक्स्ट, मतलब मंथली या 2 मंथ में एक बार हम ऐसे वेबिनार अलग अलग टॉपिक पे लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।